अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी चाहत से लिखेंगे किस्मत हमारी पार्ट 79, जहाँ पर आयात रीवा के घर पर मौजूद थी। वो रीवा की माँ से बात कर रही थी। आयात को देख के रीवा की माँ की तबीयत मानो एकदम से सुधार आ गई हो। उनको लगी कि उनकी बेटी की कोई सुराग उनके पास चलते हुए आई है। अब वो बोलती है, क्योंकि जैसे आयात ने कही ना कि मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ, तो उनकी जी खुश हो जाती है। अब वो बहुत आशीर्वाद करती है आयात को, और ये भी कहती है कि उसको ढूंढ के ना सीधा मेरे पास लेके आना, दुख खींच के लगाऊंगी। आयात समझ पा रही थी एक माँ की दर्द को। अब वो हक कर लेती है। वो हक करते हुए सर को सहलाते हुए बोलती है, आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ उसी के लिए आई हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढनी पड़ेगी, पर ढूंढूंगी ज़रूर। उनके लिए ऑलरेडी वहाँ पे नर्स वगैरह रखे हुए थे, तो एक नर्स आते हैं, उनकी बीपी वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे। तभी जो आयात है वो रीवा के दादी जी के पास चलते हुए जाती है। उनकी पैर छूते हैं तो वो भी आयात को गले लगा लेती है। वो बहुत रोती है। अब वो रो रो के कहती है कि पता नहीं तुम दोनों कौन सी जिद पकड़ के रह गए हो। 1 साल बीत गया, अगर वो होती तो अब तक तो आ जाती हमारे पास। लेकिन उस बात को भी आयात इनकार कर देती है। वो सीधा और साफ शब्दों में कहती है, देखिए दादी जी, हो सकता है आपके लिए यही सच हो कि रिवा अब नहीं रही, पर वो मेरे लिए नहीं है सच। मेरे मन को ये मंजूर नहीं है, तो मैं तो ये नहीं मान रही हूँ। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती ना, तब तक मैं उसे ढूंढती रहूँगी। फिर चाहे 1 साल क्या 2 साल भी लगे, या 5 साल या 10 साल, मैं हार नहीं मानूंगी। अब वही बोलते हुए वो एक बार रीवा की माँ की तरफ देखते हुए बोलती कि मैं चलती हूँ आंटी, मुझे बस आपसे मिलनी थी एक बार, और आप फिक्र मत कीजिए, उसे ढूंढ ज़रूर लूँगी मैं। और यहाँ से वो आर्यन की तरफ देखती है, जैसे कि कुछ बात करनी हो आर्यन से। तो आर्यन जो है वो थोड़ा सा साइड में जाता है। अब हाँ बोलो। वो मुझे अमन का नंबर चाहिए। आर्यन चौंक जाता है और वो बोल पड़ता है कि पर अमन का ही क्यों? करने क्या वाली हुआ यार? अब मुझे केवल अमन ही उस जगह तक लेके जा सकता है जहाँ से रीवा गायब हुई थी। सो प्लीज़। आर्यन अमन का नंबर दे देता है। वो समझाने का बहुत कोशिश तो करता है, पर कोई फ़ायदा होती नहीं है। आयात नंबर लेते हुए वहाँ से बस जा ही रही थी कि कीर्ति आयात के पीछे पीछे निकल पड़ी थी। तो आयात कीर्ति को रोक देती है। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैम आप अकेले कैसे? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है भैरव, वो कल तक आ जाएगा। भैरव मतलब? मैम समझी नहीं। कीर्ति, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फॉलो करो और कोई भी मुसीबत तुम पर भी आ जाए। पर मैम खतरा तो आपको भी है। पर कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरी पीछा मत करो। तुम यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। अभी फ़िलहाल मैं अमन से मिलने जा रही हूँ। हाँ तो मैम मैं आपके साथ वहाँ तक तो जा सकती हूँ ना? अब आयात कुछ नहीं कहती है। वो कीर्ति के साथ अमन के घर के आसपास तक जाती है, क्योंकि कॉल तो करी थी उसने अमन को, पर अमन ने फ़ोन उठाया नहीं। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी कीर्ति मना कर देती कि मैम आप अंदर मत जाइए, आप प्लीज़ फेस ढक लीजिए, पता नहीं आपको कोई पहचान लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं जाती हूँ ना मैम, मैं अमन को बुला कर लाती हूँ। अब वो जाती है अमन के घर में। वो अमन के घर में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और क्योंकि अब जो है वहाँ का मिनिस्टर तो यही है, तो उनके घर के भी भाई साहब बहुत सारे सिक्योरिटी वगैरह बंदोबस्त बहुत कस के लगे हुए थे। पर जैसे तैसे वो अमन का फ्रेंड बोल कर वो जाती है। तो अमन जो है अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था।
स्टाफ जाते हैं, अमन को बोलता है कि कोई मिलने आए हैं, तो अमन नीचे आता है तो वो कीर्ति को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और वो बोलता है कि कीर्ति तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन थोड़ा बाहर जा सकते हो मेरे साथ प्लीज़, यहाँ इतने सारे लोग हैं। हाँ हाँ चलो ना। और जैसे ही कीर्ति उसे बाहर लेके आते हैं ना, तो अमन यहाँ हयात को देख के पूरा मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गए हो। और वो थोड़ी सी जल्दबाजी में ही आता है हयात के पास। मैम मैम आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? अगर आपको किसी ने देख लिया तो? अमन मुझे उस जगह पर लेके चलोगे? भाई अमन तो और ज़्यादा चौंक जाता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ना समझने वाले बात कोई है नहीं, मैं यहाँ रीवा को ढूंढने आई हूँ। और ये बात सुनते ही अमन बोलती कि मैम आप क्या कह रहे हो? कहाँ से ढूंढेंगी आप उसको? वो तो है ही नहीं ना। वो है कि नहीं वो मुझ पर छोड़ दो, तुम प्लीज़ मुझे उस जगह तक लेके चलो। मैम अभी कैसे? अभी नहीं, कल मेरा एक फ्रेंड आ जाएगा ऋषिकेश से, वो भी साथ चलेगा हमारे, तो तुम भी साथ चलना, चलोगे ना? अमन शांत हो जाता है और बस हामी भर देता है। जी जी मैम ज़रूर, पर मैम आप रहेंगी कहाँ? मैं होटल में रुक जाऊंगी, एंड डोंट वरी, बाकी कल मिलते हैं। और वही बोलते हुए वो वहाँ से निकलने लगी थी। कीर्ति बोलती कि मैम आप हॉस्टल ही चलिए ना मेरे साथ। नहीं कीर्ति, हॉस्टल नहीं जा सकती। मैम पर आप ऐसे कैसे होटल में रहेंगी, मतलब खतरा हो सकती है। वो मैं देख लूँगी कीर्ति, डोंट वरी, तुम हॉस्टल जाओ, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। और वही होती है, अब वो साइड से चली जाती है। वहाँ शायद जो भैरव था वो होटल की सारी चीज़ जो है पहले से ही बुकिंग वगैरह कर लिया था आयात के लिए। तो आयात जाती है होटल में, वो रूम में जाती है, थोड़ी बहुत फ्रेश हो जाती है और बेड पे जब बैठती है ना, तो रीवा की हर एक याद अचानक ही सब के सब उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो पहली मुलाकात से लेकर इनके बीच टकरार, रीवा की नफ़रत, फिर प्यार में तकदीर होना, वो सारी चीज़, रीवा का ज़िद, सब कुछ उसके सामने आ रही थी। अपनी वालों को टावल से पोंछते हुए बस इतना कह रही थी कि कहाँ हो रीवा? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे शहर आ चुकी हूँ, पर यहाँ तो तुम हो ही नहीं। पर एक बात तो है, मुझे यहाँ के हवाओं में भी तुम महसूस हो रही हो। पता नहीं तुम कहाँ हो, पर जहाँ पर भी हो ना, मैं आ रही हूँ। और वो बहुत थकी हुई थी, इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद आई है बिना सोए, काफ़ी हद तक थक चुकी थी। तभी उसके मोबाइल पे रिंग होती है, तो वो भैरव का नंबर था। तो भैरव से थोड़ी बातचीत करती है कि वो होटल में आ चुकी है, अब रेस्ट लेगी। तो भैरव जो है वो बोल पड़ता है कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा, तो डोंट वरी, और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आएगा यहाँ से, तो फिर हम चलेंगे तुम्हें जहाँ जाना है, ठीक है? थैंक यू भैरव। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो चाहती तो अपनी खाला के घर में भी जा सकती थी, लेकिन जो कंडीशन थे और जो जो उसके खाला ने भी कहीं ना कहीं फेस की है, उसके बाद ना वो और नहीं चाहती थी कि कोई भी सीन क्रिएट या कोई भी परेशानी उन पर आए। इसीलिए वो तो अपनी खाला को ये तक नहीं बताती है कि वो भोपाल ही है। अभी तक किसी को नहीं पता कि वो सीधा भोपाल ही आई है। बस बैठी हुई थी, सोच रही थी चीज़ें। देखते देखते वक्त बीत रहे थे। वहाँ के रेस्टोरेंट से ही खाना मंगवाती है, खाती है, लेकिन निवाला लेते लेते ही फिर से रीवा की ख्याल आती है। आंखों में आंसू समेट कर वो बस खाना कंप्लीट करती है। और खाना कंप्लीट करने के बाद वो जाके अपनी माँ के नंबर पे कॉल करती है। वो बस मिस कॉल ही जा पाती है, कॉल रिसीव नहीं करती है उसकी माँ। लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसी नंबर पे उसकी माँ वापसी में कॉल करती है। वो समझ गए थे शायद कि आयात पहुंच गई है, वो कॉल करी है। तो बात होती है, आयात बताती नहीं है कि वो भोपाल नहीं है।
वो बस बताती है वो अपनी फ्रेंड के साथ है। उसकी माँ भी ज़्यादा इस बारे में पूछते नहीं, बस इतना ही कहती कि तुम्हें जो करना है करो, पर अपना ध्यान रख कर, कुछ होनी नहीं चाहिए और सही सलामत तुम्हें वापस भी आनी है। 2 हफ्ते है तुम्हारे पास। तो आयात भी बोल पड़ती है कि पता है मुझे। और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। और जैसे तैसे वो रात बीतते हैं, अगले दिन की सुबह बहुत मतलब वो होता है ना, उम्मीद से भरी हुई होती है कि शायद उसे कुछ सुराग मिलेगी रीवा के। उसका फ्रेंड जो भैरव है वो आ चुका था। लगभग 12 से बज चुके थे, सुबह आने की बात थे, पर वो बहुत लेट हो गया था। इधर अमन भी आया हुआ ही था। बाद में ये लोग वहाँ से रवाना हो ही जाते हैं। बहुत देर लगता है वहाँ से बनारस की उस एरिया तक पहुँचने में, लगभग 11 घंटे लग जाता है। और इतनी रात हो चुकी थी, ये लोग कर भी कुछ नहीं सकते इतनी रात को। तो उस रात को ये लोग बस रेस्ट लेंगे, यही ये लोग तय कर चुके थे। पता नहीं कैसे तैसे करके वहाँ पर जो अमन अपने एक दोस्त के घर चला जाता है और वहाँ से ये लोग ठहर जाते हैं रात। खाना वगैरह खाकर बस सोने की तैयारी में थे, लेकिन आयात की आंखों में से नींद मानो उड़ चुकी है। जब से रीवा गई है तब से ही वो तो बस कहते हैं ना, शरीर जब थक जाती है ना तो अपने आप ही वो नींद के आगोश में चले जाते हैं। तो आयात के साथ ही कुछ ऐसी सीन थी। मन चाहते हुए भी वो सो नहीं पाती है। जब बहुत ज़्यादा थक जाती है ना तो अपने आप ही नींद आ जाती है। वैसे हालत में थी वो और उसे नींद नहीं आ रही थी। ये जगह, इस जगह में से ही रीवा गायब हुई है। इस जगह के बाद से ही रीवा का कोई अता पता नहीं है। यानी यहाँ आसपास ही कहीं पर तो होगी वो, कहीं पर तो होगी। मिलने की उम्मीद जो है और ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसकी। और वो एक्साइटमेंट, वो ख्वाहिशें, पता नहीं बहुत अजीब से मिक्स फीलिंग्स थे उसके। भैरव, अमन, वो इन दोनों के अलग मुलाकात हो चुके थे। भैरव जो है अपने एक फ्रेंड को भी लेके आए थे, तो सब बात कर रहे थे। तो अमन से बहुत सारी चीज़ पूछ रहा था भैरव, और अमन भी सारी चीज़ डिटेल्सली बता चुका था। बाद में कहीं ना कहीं अमन थोड़ा सा भावुक हो ही जाता है इन सब में। तो भैरव बोलता है कि सच में यार, जितनी हद तक रीवा के बारे में सुना है, मतलब क्या बंदी थी। हाँ वो तो है। और वो दुख हमेशा, या ये कहे कि ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ अब रहेगा, कि मैं क्यों उसकी बात सुन के उसको वैसे ही हाल में छोड़ के चला गया। अगर रह जाता तो शायद वो आज हमारे बीच होते। कैसे भी करके बचा तो सकता ही था। तभी भैरव उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलते कि अरे कोई ना, ठीक है, बाकी अब कल सुबह से ही ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ सुराग तो ज़रूर मिलेंगे। होप सो। ये लोग अपनी अपनी जगह पर जाके सो जाते हैं, लेकिन आयात एक रूम में थी और उस रूम में विंडो की तरफ से, और वो उस घर के साइड में से ना वो नदी जो है वो एरिया थे। तो नदी की एक साइड जो है उस घर से वो देख रही थी विंडो से एकटक, और बस रीवा के बारे में सोच रही थी। वो सोती नहीं है, पूरी रात ऐसे ही खड़ी थी और नदी की पानी की लहरों को देख रही थी। अर्ली मॉर्निंग ही ये लोग निकलते हैं, चारों लोग। एक तरफ आयात, अमन, भैरव और उसका फ्रेंड, ये 4 लोग, ये लोग निकलते हैं जहाँ से एग्जैक्टली जो पॉइंट में से रीवा जो है वो गिरी थी ना पानी में, पहले तो वहीं पर जाती है। अब वो एरिया को देखते ना हयात की आंखें फिर भर आती हैं। वो पानी को छू कर जैसे रीवा को महसूस करती हो। ये लोग उस एरिया के आस पास से होते हुए वो गांव, हर जगह जो है पूछातानी करने लगते हैं। और एरिया भी कोई छोटा मोटा थे नहीं, बहुत बड़ा थे। नदी के किनारे जहाँ से जा रहे थे, जितने भी गांव आ रहे थे, जितनी हद तक ये कर पा रहे थे ना, कर रहे थे पूछातानी। बहुत आगे तक भी जाते, पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल पहले की चीज़ है भाई, हमें क्या याद रहेंगे, या तो कल क्या हुआ वो याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ना आयात की उम्मीद जैसे टूट रही हो, तिनका तिनका करके।
लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो फिर भी ढूंढना जारी कर दिया और बहुत आगे तक जा चुके थे ये लोग तभी। और कहीं ना कहीं ये लोग दोपहर ख़त्म करके, शाम ख़त्म करके, रात ख़त्म करने के तादार पे थे। तो अमन, भैरव ये दोनों बोलते कि अब और चल नहीं सकते, ये पूरा का पूरा एरिया में ढूंढ तो लिया, आगे की एरिया कल देखेंगे ना। हयात कुछ नहीं कहती है। रात मानो तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा घोर कट जाती है। तो बस हम ही भरती उनके साथ। बाद में ये लोग वहाँ पर ही किसी से मदद लेते हुए घर में रुक जाते हैं। पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनीपन आ रही थी आयात में, जैसे वो अगर उसकी बस में होना तो अभी के अभी वो निकले और वो खुद ही अकेले ढूंढने लगे रीवा को। पर इतनी भी सेफ नहीं है रात को ढूंढना, उसे इंतज़ार करनी पड़ेगी। और ये जो खोज उसने जारी करी थी ये लगभग 4 दिन तक चलते हैं, लेकिन 4 दिन में भी कोई भी सुराग नहीं मिलती है रीवा के, कुछ भी नहीं। 5वें दिन तक ये लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ढूंढते ढूंढते जिस घाट से ये लोग नाव में बैठे थे। आयात उसी पंडित के पास जाते हैं जिनके मदद से ये लोग यहाँ से पार हो पाए थे। लेकिन जाते ही वहाँ का एक अलग ही माहौल देखती है आयात। वो पंडित जी जैसे ही आयात को देखते हैं ना, वो फौरन आयात के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। अब ये सीन देख के ना वो हैरान हो जाती है। वो पंडित जी मानो बस पैर पकड़ने के तादार पे थे कि आयात पीछे हो जाती कि पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गए थे। तुम लोगों के यहाँ से जाने के तुरंत बाद ना हमारे पास कुछ लोग आए थे। वो शायद उस बच्ची के पिता थे शायद। वो हमें धमकाने लगे, मार देंगे ये धमकी, और कहीं ना कहीं हमारी पत्नी के माथे पर ऐसे बंदूक टांग के रख दिए थे कि हम मजबूर होके बता दिए कि तुम लोग ऐसे बोट से है ये नदी पार करके दूसरी सिटी जाने वाले हो। बहुत बड़ी भूल हो गए और उस भूल के कारण उस बच्ची की जान गंवा बैठे। पता नहीं ये गलती कभी ठीक तो होगी नहीं, पर पता नहीं इतनी बड़ी भूल की कोई क्षमा है कि नहीं। लेकिन हम खुद को माफ़ नहीं कर पाए, खुद को माफ़ नहीं कर पाए। बेटा, हमें माफ़ कर दो। तभी आयात बोलती कि देखिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने की बात ही सोचती है। आपने जो किया वो सही किया। क्या आप लोगों को कुछ पता है, मतलब वो गिर गई थी नदी में, उसके बाद? बेटा, हमें तो बस इतना ही पता है कि वो बच्ची अपनी जान गंवा दी। अब आयात को और कुछ पूछनी नहीं थी। वो उस घर में भी जाती है जहाँ पर वो और रीवा ठहरी हुई थी, जो आयात की मॉम की फ्रेंड के घर थे। जब वो लोग आयात को देखते हैं तो उन लोगों तक भी हर एक न्यूज़ थे कि आयात जो है वो लंदन चली गई है। ये सारी चीज़ उनको खबर थे और ये बात भी वो लोग भी जानते थे कि रीवा नहीं है। तो जब ऐसे आयात जाती है ना तो वो लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, हक करते हैं। वो वहाँ पर एक मामी जी थे, वो तो आयात की सर पे सहलाती और बोलते कि बेटा, किस्मत का दस्तूर कोई नहीं बदल सकते। अब जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते हैं, बस आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को भुलाकर। भगवान तुम्हें उतनी शक्ति दे कि तुम ये सारी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ सको। तो आयात बोलती है कि भूलना क्या है, वो मिटी नहीं है कि मैं उसे भुला दूँ। क्या आप लोगों के पास कोई न्यूज़ है? अब आयात बस दर बदर ढूंढ रही थी। जितनी हद तक उसकी नज़रें जा रही थी ना, उसे आभास हो रही थी कि यहाँ रीवा हो सकती है, यहाँ कुछ सुराग मिल सकती है उसकी। वो हर जगह जा रही थी, लेकिन भोपाल में कुछ और ही समा बांध रही थी। अब इधर जेल में रीवा के पापा से मिलने के लिए कुछ लोग जाते हैं। हर हफ्ते शायद मिलने के लिए जाते हैं उनसे। वो जेल में गया है, लेकिन बड़े बड़े लोगों का आना जाना तो रहते ही है, उनसे मुलाकात होते रहते ही हैं। और उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दिए जाते हैं कि आयात शेख
यहाँ पे आ चुकी है और वो रीवा को ढूंढ रही है। वो उस जगह पर गई है जहाँ से रीवा गायब हुई थी। एक्चुअली रीवा के पापा ने वहाँ पर कुछ लोग रखे हुए थे अपने, कहीं ना कहीं अभी भी अगर कुछ हो कि रीवा वापस आए उस एरिया के आसपास, इसीलिए अपने कुछ लोगों को उन्हें लगा दिए थे। अब जैसी ही आयात की खबर वो सुनते हैं ना, मानो पुराना एक जख्म फिर से ताज़ा हो गए, उनके आंखों में खून उतर आई हो। वो अपनी गिल्ट में तो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, लेकिन एक गुस्सा और भी थे कि ये जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आयात की वजह से ही हुआ है। अगर वो लड़की ना होती तो रीवा इतनी पागल ना होती, इतनी ज़िद्दी ना होती और अपनी बचकानी हरकतों में इतनी ना आगे बढ़ जाती कि आज उनके हाथों उसकी मौत हो गई। और ये पूरा का पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं आयात की वजह से ही हुई है, ये वो मानो मान चुके हैं। और उनका पूरा गुस्सा जो बाहर आती है ना, वो फौरन उठ के बस इतना कह देते हैं कि वो जिंदा यहाँ से लौटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पर वो यहाँ से जिंदा लौटना नहीं चाहिए। तड़प तड़प के मारो उसे इतना बदतर मौत दो कि मौत भी खुद को देख के डरे। और उनके सारे लोग जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं, हयात इस बात से अनजान कि खतरा उसकी तरफ बस आ ही रहे हैं। ये लोग जितना हो सकते हैं ना उतना ही दर बदर बस घूम के ढूंढ रहे थे और अब नाकाम हो जाते हैं। अब जो उम्मीद लगाए रखी थी आयात की कुछ तो सुराग मिलेगी, वो पूरी तरह से निराश सी हो जाती है। ऐसे मानो कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ना वक्त ना हालात और ना किस्मत। बहुत टूट सी जाती है। 7 दिन बाद ये लोग बस अब वापस लौटेंगे तो होटल में रुके हुए थे। हर रोज ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते अब थक चुके थे मानो। अब अमन बोल पड़ते कि मैम आपकी बातों के अनुसार हम आ तो गए, ढूंढ भी लिया, देखा आपने किसी ने भी कोई पॉजिटिव बात कही ही नहीं मैम। किसी को तो याद भी नहीं है 1 साल पहले क्या हुई थी मैम। कैसे ढूंढेंगे हम मैम, जो इंसान है ही नहीं उसको ढूंढ भी नहीं सकते। कितनी बार आपको समझा चुके हैं मैम। मैम अब हमें चलना चाहिए। और अगर सच में वो होती ना तो किसी ना किसी के पास कुछ तो सुराग होती मैम। कोई भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता किसी को, तो यहाँ रहना कोई मतलब ही नहीं बनती। बस हमें जाना चाहिए अब, 7 दिन तो हो ही गए हैं। और मैम मैं तो यही कहूँगा कि अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि रीवा अब हमारे बीच नहीं है। ये बात जैसे ही अमन कहता है ना, मानो चीरते हुए तीर सीधा आयात के दिल को हजारों टुकड़ों में बिखर दिए थे। उसके सीने में दर्द सी जाग उठी थी, आंखों में से आंसू गिर रहे थे। इतनी बदतर किस्मत नहीं हो सकती, या वो जो महसूस कर रही है अभी भी ये गलत नहीं हो सकती। ऊपर वाले इनके साथ इतनी बेजार जैसी बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद ही अमन के मोबाइल पे एक कॉल आता है। अमन वो कॉल रिसीव करते ही उसकी आंखें थोड़े से गहरे होते गए, उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो गए और वो बहुत गुस्से में कह पड़ता है कि कब हुआ ये सब और वो लोग कहाँ है अभी। पता नहीं 2 मिनट तक वो बात ही करता है, उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ौरन आता है और वो बहुत जल्दी में बोल पड़ता है कि मैम हमें अभी के अभी यहाँ से निकलने होंगे। अब जो भैरव था और उसका फ्रेंड यहाँ आया, ये लोग अचानक ऐसे अमन के बात सुन के थोड़े से शॉक हो जाते हैं, ख़ास करके आयात। अब वो बोल ही पड़ती है कि ऐसे कैसे, क्या हुआ है मैम, क्या हुआ है वो सब हम बाद में बताएंगे, अभी के अभी पहले तो मुझे आपको यहाँ से लेके जाना है, ये जल्दी चलिए। और वो जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहा था, भैरव भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो वो भागने मतलब पूरा भागने के तादार पे ही था। भैरव एकदम से बोलते कि 1 मिनट भाई साहब, भाग काहे रहे हो, हुआ क्या है।
तब जाके अमान बताता है कि जो रीवा के पापा है, भले ही वो अब जो है मिनिस्टर रहे नहीं, पर उनका पावर अब भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी ही लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आयात को जैसे ही ये लोग ढूंढ पाए तो मार दे। आयात को मारने की इंस्ट्रक्शन मिले हैं। भाई साहब भैरव जब ये सुनता है वो चौंक जाता है। वो बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब यहाँ पे लोग मारने पे आ जाता है। हद हो गया यार, 1 साल बीत गया, अब क्या चाहिए उनको। देखो अभी इतना नहीं बता सकते, इसी बात का डर था। हमें कुछ भी करके ना आयात मैम को यहाँ से निकालने पड़ेंगे, कैसे भी करके। उनका यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। प्लीज़ मैम आप तो समझ जाइए। लेकिन आयात जाने से इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे रीवा को ढूंढनी है। तब भैरव भी कुछ हद तक चीज़ों को समझने लगा था। अमन जो डर रहा था और बार बार अमन के मोबाइल पे कॉल आ रहे थे, तो भैरव भी बोल पड़ता है कि देखो यार बात समझो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे यहाँ का सिचुएशन इतनी बदतर है। देखो आप जान ही नहीं बचेगी तो कहाँ से ढूंढ पाओगे उसे ढूंढने के लिए भी तुम्हें सही रहना पड़ेगा, प्लीज़ समझ जाओ। और अमन की चीज़ों से इतना तो समझ आ ही गया है कि सच में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तुम्हारा जान बचना फ़िलहाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो लोग उसी रात को निकल पड़ते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही जैसे इनको कोई ना कोई सुराग इनके मिल गए थे रीवा के पापा के लोगों को, और वो फॉलो करने लगे थे। वही कहीं ना कहीं अब अमन के पास भी कुछ हद तक पावर तो थे, अपने बाप का पावर तो यूज़ करेगा ही। जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते हुए आखिरकार दिल्ली पहुंच जाती है। अगले दिन की लगभग वो भी दोपहर से पहले पहुंचते हैं जैसे तैसे करके। और दिल्ली पहुंच के ही सबसे पहले एक होटल में जाते हैं ये लोग। तो अमन जो है अपना पावर यूज़ करते हैं और अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि रीवा के पापा के लोगों को रोके, भले ही कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो। तो बस अमन वैसे ही सारी चीज़ कर रहा था तो कहीं ना कहीं आयात को बहुत गुस्सा आ रही थी कि वो ऐसे कैसे, वो रीवा को ढूंढे बिना नहीं जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ थी, वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। यहाँ के हालात ऐसे थे, बदतर से बदतर। दूसरी ओर कहीं ना कहीं आर्यन तक खबर पहुँच गए थे, तो वो कीर्ति को बता चुका था। इधर कीर्ति आयात को लेकर बहुत परेशानी में आ चुकी थी। तो वो कॉल करती है। आयात जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तो कीर्ति बहुत घबराई हुई थी। मैम 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 आप ठीक हो ना मैम? मैम वो अंकिल जी ने शायद अपने लोगों को आपके बारे में इंस्ट्रक्शन दी है। मैम प्लीज़ आप क्यों नहीं समझ पा रहे? रिवा नहीं, आप क्यों बात मान नहीं रहे? देखिए अगर आप उनके लोगों के हाथ में लग गए ना तो मैम आपको मार देंगे। वो बहुत गुस्से में है। कहीं ना कहीं रीवा के इस जो भी हुआ है उसके साथ इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार वो आपको ठहरा रहे हैं। प्लीज़ आप समझिए मैम, प्लीज़ मैम जितना जल्दी हो सके ना आप यहाँ से चले जाइए। मैम फ़िलहाल के लिए इंडिया आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं है। एक बार रीवा के बारे में सोचिए, वो आपको बचाते बचाते अपनी जान दे दी मैम। कम से कम रीवा की खातिर मैम, प्लीज़ प्लीज़ मैम चले जाइए यहाँ से। और सच में वो नहीं है, आप क्यों नहीं मान रही इस बात को? वो नहीं है हमारे बीच, अगर होती तो अब तक मिल जाती आपको। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन आयात बोलती कि कीर्ति देखो, मैंने हर जगह ढूंढी पर हाँ वो नहीं मिली, ना ही उसकी कोई सुराग। पर फिर भी मेरा दिल ये मानने से इनकार कर ही रही है कि वो नहीं है। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होगी, क्या पता वो अपने किसी रिलेटिव के पास हो तो। तभी कीर्ति बोलती है ऐसा नहीं है मैम, आपको क्या लगती है मैंने नहीं ढूंढी? मैंने हर वो शख्स के पास जाके ढूंढी उसको जहाँ वो शायद हो सकती थी, पर नहीं मिली मैम। प्लीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे आप? प्लीज़ चले जाइए आप। और अगर आपको कुछ भी हुआ ना तो रीवा को बहुत तकलीफ होगी। कम से कम रीवा के खातिर चले जाइए मैम। और यही बोलते हुए कीर्ति कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आयात बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या करेगी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी उसको। तभी
जो है डोर पे नॉक होते तो भैरव आता है और वो बोलता है कि एक बात कहूँ, दोस्त के नाते प्लीज़ रख लो। मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। देखो तुम चले जाओ क्योंकि कभी भी जा सकती हो ना, बस फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, प्लीज़ चले जाओ। बाकी मैं तो अभी भी यहाँ पे हूँ ना, मैं पता करने की कोशिश करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन फिर भी आयात नहीं मान रही थी, पर बहुत समझाता है भैरव, और आखिरकार हिम्मत टूट ही जाती है आयात की और वो जाने का फैसला करती है। ठीक 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी और 2 दिन तक वो कमरे में ही रही, बाहर नहीं गई थी। उसके माँ से बात हुई, उसने अपनी माँ को ये सारी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताई क्योंकि वो ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। हाँ, इस दौरान महर से 1-2 बार बात हुई थी। महर तो उससे मिलने के लिए भी आना चाहती थी, लेकिन वो साफ साफ मना करती थी कि आने की ज़रूरत नहीं है। और देखते देखते 2 दिन मानो ऐसे बीत जाते हैं जैसे कि हाथ से रेत फिसलती हो। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, फिर भी दिल में एक आस रखी थी कि क्या पता एंड टाइम में रिवा आ जाए और उसे बोले कि मैं आ गई हूँ, क्या पता उसे सरप्राइज कर दे। और ये सोचते रही और 2 दिन बीत गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उस दिन वैरव और अमन दोनों मिलके उसको एयरपोर्ट तक ले के जाते, बहुत सावधानी से। फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अनाउंसमेंट जब तक ना होती ना तब तक हयात बस रिवा का इंतज़ार कर रही थी। क्या पता कि वो अचानक से आ जाए और उसको चौंका दे। वो भागते हुए आए और हयात को गले लगा कर कहे कि मैं आ गई हूँ, मैं अपने वादा पूरी करने आ गई हूँ। कई बार आंखों से आंसू को पोंछ भी लेती है उस दौरान, लेकिन अंत तक उसके सारे अरमानों पे एकदम से पानी फेर ही जाती है। उसके सारे ख्वाब मानो एक ही क्षण में टूट जाती हैं। फिर रिवा की परछाई तक उसे देखने को नहीं मिलती और आखिरकार वो निराश होकर भारी मन से इंडिया से फिर से रवाना होती है लंदन के लिए। पूरी फ्लाइट में बस बहुत रोती है, खूब रोती है। 10 से 12 घंटे की उसकी वो फ्लाइट जर्नी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। जब वो पहुंचती है ना तो उसको लेने के लिए उसकी माँ आई हुई थी एयरपोर्ट में। उसकी माँ उसके चेहरे की वो मायूसीपन को देख के समझ जाती है। वो बस अपनी बेटी को बाहों में भर लेती है, जैसे कि माँ होते हैं ना, अपनी पूरी कोशिशों में दुनिया से बचा के रखते हैं, जैसे ऐसे ही वो समझ जाते हैं कि रिवा की कोई भी सुराग नहीं मिली है। बस सहलाते हुए बोलते कि अब मान जाओ, यही हकीकत है। पर आयात कोई भी जवाब नहीं देती है तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर भोपाल में जेल में ही रिवा के पापा गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। अपने ही लोगों के साथ बहुत चिल्ला रहे थे, एक काम ढंग से नहीं कर पाते हो तुम? हाँ, एक लड़की को सिर्फ मारना ही था और ये नहीं कर पाए। उनके सारे लोग सर झुकाए हुए खड़े थे। तभी एक बोलता है कि सर, हमने कोशिश तो बहुत किया है, पर अभी के मिनिस्टर के बेटे ने उस लड़की का मदद किया है। और ये बात सुनते ही बहुत गुस्से में अपनी दांत पीसने लगते हैं। अब कहानी यहीं पे समाप्त होगी, जानेंगे अगले सीन में क्या क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।